हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की वार्षिक परीक्षा की। तो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके साथ ही कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो लगातार आपके पास आएंगे और आप यदि इन्हें रोज ही याद करते रहोगे, इन वीडियो को देखकर समझते रहोगे, तो आपके लिए विज्ञान विषय बहुत ही आसान हो जाएगा और आप वार्षिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाओगे। तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं व जंतु कोशिकाओं में तुलना करो। या फिर प्रश्न इस प्रकार से आएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ठीक है, अंतर लिखिए। तो यदि ये प्रश्न 3 नंबर में आता तो आपको 3 अंतर लिखने हैं और 4 नंबर में आता तो आपको 4 अंतर लिखने हैं। तो पहला अंतर है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। तो जब भी हम अंतर लिखें तो अंतर लिखने के लिए जिन 2 में अंतर लिखना हो, जैसे यहाँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है तो एक तरफ हम पादप कोशिका लिख देंगे, दूसरी तरफ जंतु कोशिका और बीच में लाइन खींच के और अंतर इस प्रकार से लिखते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं और अच्छे भी अंक प्राप्त होते हैं। तो पहला अंतर है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। दूसरा अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तीसरा अंतर है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। इसके बाद चौथा अंतर है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो ये 4 अंतर है। फिर से देख लेंगे, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, समस्थानिक की परिभाषा लिखो तथा उसके अनुप्रयोग लिखो। समस्थानिक की परिभाषा लिखो और उसके अनुप्रयोग लिखो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो फिर से हम देख लेंगे, एक बार इसको समझ के करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। समस्थानिक की परिभाषा लिखनी है तो समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होने के कारण परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, ये समस्थानिक कहलाते हैं। और इसका उदाहरण है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसके 3 समस्थानिक है जिनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटीनियम 1H1 इस प्रकार से लिखेंगे हम। तो यहाँ पे एक जो है इसका परमाणु क्रमांक है और परमाणु द्रव्यमान भी एक है। ड्यूटेरियम में एक परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान 2 है। ट्राइटिनियम पे परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो इस प्रकार से हम उदाहरण भी लिखेंगे। समस्थानिक का उदाहरण हमें पता होना चाहिए और हमें इस उत्तर में लिखना भी पड़ेगा। इसके बाद है समस्थानिकों के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग का मतलब प्रयोग ही होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो रहा। तो पहला हम लिखेंगे, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है, कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। कैंसर बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। और तीसरा जो है, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो बीमारियों के इलाज में भी समस्थानिकों का प्रयोग होता है, जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होता है,
जबकि घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। और एक हम याद कर लेंगे, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, एम सूत्र स्थापित कीजिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए तथा सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। फिर से हम एक बार देख लेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह विश्व के समस्त पिंडों पर लागू होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं। बाद हमें इसका सूत्र भी स्थापित करना है। तो यहाँ पर हम चित्र के द्वारा भी बताएंगे। दो पिंड है, एक पिंड ये है गोलाई वाला, दूसरा पिंड ये है। एक को हमने कैपिटल एम लिखा, दूसरे को स्मॉल एम, और यह इनका द्रव्यमान है। ठीक है, कैपिटल एम इस वाले पिंड का द्रव्यमान है और ये जो स्मॉल एम लिखा छोटा एम, ये इस पिंड का द्रव्यमान है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है डी है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था उसके अनुसार विश्व में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम पहले बताते हैं। तो चित्रानुसार मान लीजिए एम एवं एम द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, जो कि हमने देख लिया है। तो इस नियम से गुरुत्वाकर्षण बल को F द्वारा बताया गया है। F मतलब बल है और समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के लिए यही चिन्ह होता है। यहाँ पर लिखेंगे F समानुपाती है M गुणा M, क्योंकि यहाँ पर जो आकर्षण बल है उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने समानुपाती कर दिया है द्रव्यमानों के गुणनफल के। यहाँ पे जो बिंदु लगा वास्तव में यह है M गुणा M। ठीक है, गुणा को इस प्रकार से यहाँ बता दिया है। तथा इसके बाद जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी d थी और d का वर्ग हमने यहाँ कर दिया है। d का वर्ग मतलब d के ऊपर 2 लगा देते तो d का वर्ग हो गया है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम 1/d का वर्ग लिखेंगे। तो यह जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती बता दिया हमने। इससे हमें प्राप्त होता है F जो है समानुपाती, ऊपर हम लिख देंगे m गुणा m बटा d का वर्ग, इन दोनों से ये बन गया। अब F क्योंकि यह समानुपाती का चिन्ह जब हम हटा के बराबर लगाएंगे तो हमें कोई सा एक नियतांक रखना पड़ता है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे g रख दिया है, m गुणा m बटा d का वर्ग, जहाँ g को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका सूत्र स्थापित करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे F समानुपाती m गुणा m, फिर F व्युत्क्रमानुपाती 1/d का वर्ग, और इन दोनों से मिलके बन गया F समानुपाती m गुणा m बटा d का वर्ग। ये समानुपाती का चिन्ह हटा दिया, इसकी जगह बराबर लगा दिया। तो हमें यहाँ पे एक नियतांक रख दिया g, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। तो इस प्रकार से सूत्र स्थापित हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो चौथा प्रश्न हमें याद करना वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो यहाँ हमें गुणों की तुलना करनी है और विज्ञान विषय के जो प्रश्नोत्तर है चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, बहुत ही आसान भाषा में। यदि आपने अभी तक नहीं तैयार करे हैं विज्ञान के प्रश्नोत्तर तो चैनल से आसानी से कर सकते हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना हमें करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ गुण लिख देंगे, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिख देंगे। तो सबसे पहला जो गुण हम देखेंगे वह है संकेत। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम किस संकेत से दर्शाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को E, प्रोटॉन को P, न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। इसके बाद यहाँ ऊपर 0 और यहाँ पे 1 लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है और इसका द्रव्यमान 0 होता है। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, इसलिए यहाँ धन 1 नीचे लिखा है और ऊपर 1 लिखा, मतलब इसका द्रव्यमान 1 है। न्यूट्रॉन जो है
इस पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा है और ऊपर 1 लिखा, तो यह इसका द्रव्यमान है। तो इस प्रकार इन चिन्हों से इनको दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इसके बाद हम देखेंगे आवेश। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पे ऋणात्मक आवेश है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है। तीसरा जो गुण हम देखने वाले वो स्थान। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्थान क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन का जो स्थान है परमाणु के नाभिक में, और न्यूट्रॉन जो है इनका स्थान भी परमाणु के नाभिक में। तो इस प्रकार से हमने इनके गुणों के आधार पर इनकी तुलना करी है, संकेत देखे हैं पहले, फिर आवेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक, प्रोटॉन पे धनात्मक, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं। फिर स्थान के आधार पे तुलना करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है और न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज विज्ञान विषय के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करे हैं, जो कि 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। यदि आप 4 प्रश्न तैयार कर लोगे तो आपके कम से कम 8 नंबर की तैयारी हो जाएगी एग्जाम के लिए। और एग्जाम की तैयारी करनी जरूरी है, प्रश्नोत्तर आप याद करोगे तो ही आप एग्जाम में लिख सकोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।